अब बारी है सिक्स्थ क्वेश्चन की। देखिए, मिस्टर सुभाष एन इंडियन सिटीजन इज करेंटली इन एम्प्लॉयमेंट विद इन ओवरसीज कंपनी लोकेटेड इन कंट्री एक्स। मिस्टर सुभाष है जो कि एक भारतीय नागरिक है और अभी वो एक ओवरसीज कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो कि कंट्री एक्स में लोकेटेड है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25-26, जो प्रीवियस ईयर है आपका वो 25-26 है, ही कम्स टू इंडिया फॉर 135 डेज। तो वो भारत 135 दिन के लिए आए थे। ही इज इन इंडिया फॉर 100 डेज, 50 डेज, 76 डेज एंड 45 डेज in the financial year 21-22, 22-23, 23-24 and 24-25 respectively। उसके बाद यहाँ पे इनकी एनुअल इनकम दी गई है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है कि डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सुभाष फॉर AY 26-27। यहाँ पे आपने देखा है ऊपर प्रीवियस ईयर 25-26 के बारे में डिटेल दी है, यानी कि असेसमेंट ईयर कौन सा हो जाएगा हमारा 26-27। और साथ में ये भी लिखा हुआ है कि ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन कंट्री एक्स। तो कंट्री एक्स में भी इनको टैक्स नहीं देना है। तो अब हमारे पास यहाँ पे बेसिकली हमसे पूछा है कि रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। तो देखिए, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है इनका वो कितने टाइप का होता है पहले आपको पता होना चाहिए। रेसिडेंशियल स्टेटस दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका रेसिडेंट होता है, रेसिडेंट सिटीजन, और दूसरा होता है नॉन रेसिडेंट सिटीजन। अगर नॉन रेसिडेंट सिटीजन है तो उसकी ऐसी इनकम होगी जो सिर्फ इंडिया में एक्रू और अराइज हुई है, तो सिर्फ वही इंडिया में टैक्सेबल होगी। जबकि कोई रेसिडेंट सिटीजन है तो रेसिडेंट सिटीजन में क्या होता है, दो टाइप के रेसिडेंट होते हैं। एक होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट और दूसरा होता है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम RNOR कहते हैं और रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में RNNOR कहते हैं। तो जो आपका RNOR होता है उसकी ग्लोबल इनकम हम टैक्सेबल करते हैं। उसमें चाहे उसने विदेश में ही क्यों ना कमाया हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उसने हमने कहीं भी कमाया हो, आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी इंडिया में। जबकि जो RNNOR होता है उसकी वो इनकम जो इंडिया में एक्रूअराइज हुई है या कोई ऐसी इनकम जो हुई तो फॉरेन में है लेकिन वो कंट्रोल इंडिया से हुआ है, तो उस तरह की इनकम टैक्सेबल होती है। तो ये तो हो गए आपके तीन टाइप के रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और तीसरा हो गया आपका नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे क्या है कि हमें मिस्टर सुभाष का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा SSC है जो कि यहाँ पे मिस्टर सुभाष है, क्या वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा रहे हैं इंडिया में। यहाँ पर क्या है कि 135 डेज के लिए रहे हैं वो मिस्टर सुभाष, सिर्फ 182 डेज से कम रहे हैं। तो क्या होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, हमारे पास दो कंडीशंस होती है। अगर उसमें से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम उस SSC को रेसिडेंट मान लेंगे। फिर उसके बाद चेक होता है कि वो RNOR है या RNNOR है। लेकिन अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है कोई SSC, तो उस केस में क्या होता है कि हम उसको नॉन रेसिडेंट मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि मिस्टर जो आपके सुभाष है वो इंडिया में 182 डेज से कम रहे हैं। तो जो पहली कंडीशन होती है वो ये होती है कि अगर कोई SSC प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा भारत में रहा है तो उसको हम रेसिडेंट मान लेंगे। और अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं, जो कि मिस्टर सुभाष ने यहाँ पे नहीं किया, तो उस केस में हमें दूसरा कंडीशन चेक करना है। दूसरा कंडीशन क्या है कि कोई भी जो हमारा SSC है, अगर वो प्रीवियस ईयर में 120 डेज या उससे ज़्यादा रहा है प्लस उसके प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, जैसे प्रीवियस ईयर तो आपका 25-26 हो गया, तो जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है तो प्रीसीडिंग हम 4 प्रीवियस ईयर और देखेंगे और उसमें अगर ये मिला के कंबाइंड अगर 365 डेज या उससे ज़्यादा भारत में रहा है तो भी हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। यहाँ क्या है कि मिस्टर जो सुभाष है 182 डेज से कम रहे हैं, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई की नहीं इन्होंने। अब जो सेकंड कंडीशन हम देखेंगे तो उसमें 120 डेज से ज़्यादा रहे हैं, 135 आपका 120 से ज़्यादा हो गया। अब हमें इसमें एक और चीज़ चेक करनी है कि क्या पिछले 4 सालों में वो 365 डेज या उससे ज़्यादा भारत में रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसे ऐड करें तो 150 150 प्लस 76 226 प्लस 45 271 डेज ही वो इंडिया में रहे हैं, यानी कि 365 डेज से कम रहे हैं। इसका मतलब जो मिस्टर सुभाष है वो आपके नॉन रेसिडेंट बन गए, यानी कि वो ना ही RNOR बने ना ही आपके RNNOR बने। ये तो आपका नॉर्मल प्रोविजन हो गया जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। अब जो May 26 अटेम्प्ट है इसमें एक ट्विस्ट है।
इसमें क्या है कि एक अमेंडमेंट आई है इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस में। वो अमेंडमेंट क्या है, वो अमेंडमेंट है कि एक नया कॉन्सेप्ट आया है आपका डीम्ड रेसिडेंट का। पहले क्या होता था कि आपका आर एंड एन ओ आर और नॉन रेसिडेंट होता था, अभी भी वही है, लेकिन जो आपका आर एंड एन ओ आर है उसमें एक और चीज़ है, डीम्ड रेसिडेंट। अगर कोई ऐसा एसएससी है जो कि इंडिया में रहा है, मतलब एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, मतलब उसकी इनकम इंडियन सोर्सेज से 15 लाख या उससे ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगा कि हम उसको नॉन रेसिडेंट, सॉरी, आर एंड एन ओ आर मान लेंगे, यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, सॉरी, उसको हम मान लेंगे रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट अगर उसकी इंडियन सोर्सेज से जो इनकम है वो 15 लाख या उससे ज़्यादा है। तो एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे इनकी इनकम की डिटेल्स हमारे पास दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास सैलरी है, सैलरी इन कंट्री एक्स, ये हो गया हमारे पास 2 लाख रुपए। फिर है हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी इन कंट्री एक्स 5 लाख। ये हो जाएगा आपका 5 लाख रुपए। ये दो इनकम हो गई हमारी। थर्ड इनकम है हमारा इनकम डीम्ड टू बी एक्रूड एंड अराइज इन इंडिया, यानी कि डीम्ड इनकम है जो कि इंडिया में एक्रू और अराइज हुई है। डीम्ड इंडियन इनकम लिख लेते हैं इसको। अमाउंट क्या था इसका, 2 लाख। फिर उसके बाद है हमारा इनकम फ्रॉम रिटेल बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, 10 लाख। और लास्ट इनकम क्या है, इनकम एक्रू एंड अराइज इन इंडिया। कितना अमाउंट है इसका, 4 लाख था शायद, 4 लाख। अब ये तो टोटल इनकम हो गई आपका मिस्टर सुभाष की 23 लाख की। अब इसमें से टैक्सेबल क्या क्या होगा इंडिया में। अब देखिए जो सैलरी इनकम है वो तो कंट्री एक्स में हुई है, एक्रू अराइज, उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे तो टैक्सेबल होगी नहीं। सेम चीज़ आपका हाउस प्रॉपर्टी के केस में हो जाएगा, ये भी टैक्सेबल नहीं होगी। अब जो डीम्ड इनकम इंडियन इनकम है, ये तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि आपकी इंडियन इनकम साफ लिखा है। इसके बाद है कि कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कि अगर कोई भी ऐसा एसएससी है जो कि आर एंड एन ओ आर है, तो उसकी ऐसी इनकम जो कि इंडिया से कंट्रोल हुई है उस पर भी हम टैक्सेबल, उसको भी हम टैक्सेबल करेंगे इंडिया में। और यहाँ क्या है कि जो डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट आया, डीम्ड रेसिडेंट का, सॉरी, तो डीम्ड रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट आया है उसमें क्या होता है कि ऐसा एसएससी जो डीम्ड रेसिडेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो उस एसएससी को हम आर एंड एन ओ आर मान लेते हैं फॉर द टैक्स पर्पजेज। यहाँ पे क्या है कि इनकम एक्रूड इन इंडिया, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम जो इंडिया में होगी ये आपकी होगी 16 लाख रुपए। ऑब्वियस सी बात है 16 लाख 15 लाख से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो मिस्टर सुभाष है इनको हम मान लेंगे एक रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, यानी कि आर एंड एन ओ आर। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया था कि मिस्टर जो सुभाष है उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, तो इनका जो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा वो हो जाएगा आर एंड एन ओ आर। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। एक बार ये पूरा आंसर तो खुद भी पढ़ लीजिएगा, बाकी मैंने सॉल्व तो करा ही दिया। यहाँ पे 135 दिन के लिए ही थे और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाई, सब तो ठीक है। हाँ, यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है, सिंस ही डिड नॉट सेटिस्फाई ईदर ऑफ द कंडीशन मिस्टर सुभाष इज अ नॉन रेसिडेंट इन प्रीवियस ईयर 25-26 एज पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। तो देखिए यहाँ पे तो कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाए, जो हमारी दो ट्रेडिशनल कंडीशंस थी, तो उस केस में क्या होगा कि इनको हम मान लेंगे अपना नॉन रेसिडेंट, लेकिन इनको हम डीम्ड रेसिडेंट मान लेंगे अगर इन्होंने ये 15 लाख वाली कंडीशन सेटिस्फाई की। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा लाइन को, हाउएवर ही वुड बी डीम्ड रेसिडेंट अंडर सेक्शन
6 सबसेक्शन 1A, 1 था पहले, अब उसको 1A एक और आ गया है। इफ हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज exceed 15 lakh irrespective of the period of his stay in India in relevant previous year। यानी कि इससे मतलब नहीं है कि वो पिछले साल इंडिया में कितने रहे, कितने दिन रहे। अगर इंडियन सोर्सेज से उनकी इनकम 15 लाख से ऊपर जाती है तो उनको हम RNNOR मान लेंगे। बाकी यहाँ पे कंप्यूटेशन भी दी हुई है, 16 लाख हमारा भी इतना ही आंसर था। तो यहाँ पे है सिंस मिस्टर सुभाष इज एन इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम एक्सीडिंग 15 लाख एंड नॉट लायबल टू टैक्स इन कंट्री एक्स, he would be a deemed resident he would be a deemed resident in previous year 25-26 as per section A। he would be treated as resident but not ordinarily resident, क्योंकि अगर ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे तो इनकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, तो उसके लिए भी और भी दो कंडीशन होती है तो उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमें देखना था कि रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, तो इनको हम रेसिडेंट मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि जो इनकी इंडियन इनकम है वो 15 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, Miss Nisha is a marketing manager in Rose Limited. She gives you the following details for previous year 25-26। देखिए कोई मिस निशा है जो कि एक मार्केटिंग मैनेजर है रोज लिमिटेड में, उनकी जो इनकम डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पे जैसे पहले सैलरी, डियरनेस अलाउंस, वैसे ही बाकी चीज़ें भी दी हुई हैं। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड सैलरीज। जो सैलरी हेड में इनकी इनकम है वो निकालना है, वो भी कौन से रिजीम में? अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, यानी कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम होता है उसमें हमें निकालना है। अगर यहाँ पे लिखा होता है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम तो फिर हम 115 BAC के अकॉर्डिंग निकालते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमारे पास सैलरी दी हुई है। सैलरी कितनी है हमारे पास? सैलरी है 45,000 पर मंथ। इसके अलावा DA था हमारा 10,000 पर मंथ। फिर है हमारे पास बोनस है 1 मंथ बेसिक सैलरी, तो वो कितना हो जाएगा? 45,000। फिर है शी कंट्रीब्यूट्स 18% of her salary basic plus DA towards recognized provident fund and the company contributes the same amount। देखिए क्या है कि जो मिस निशा है वो अपना PF डिपॉजिट करवाती है 18% अपनी सैलरी का, और इतना ही सेम अमाउंट ऑफ जो PF है वो इनके एम्प्लॉयर भी डिपॉजिट कराते हैं। तो देखिए एज एन एम्प्लॉय तो ये जितना मर्जी चाहे डिपॉजिट कराए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपके हाथ में टैक्सेबल होना ही होना है। लेकिन जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है EPF का, वो क्या होता है कि वो एम्प्लॉय के हैंड्स में टैक्सेबल नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जितना मर्जी एम्प्लॉयर जमा करा दे वो टैक्सेबल नहीं होगा। इसकी भी एक लिमिट है, और वो लिमिट क्या है कि बेसिक प्लस DA, और DA कौन सा? जो रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, वो उन दोनों का जो कंबाइंड वैल्यू जो आती है उसका 12% जो होता है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। अगर इतना एम्प्लॉयर जमा करा रहा है आपकी बेसिक सैलरी प्लस रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड जितना DA है उसका अगर 12% जमा करा रहा है आपका एम्प्लॉयर PF के रूप में, तो उतना ओके है, उतना एग्जाम्प्ट है। लेकिन उससे ओवर एंड अबव अगर कुछ वो डिपॉजिट करा रहे हैं तो वो आपका सैलरी हेड में जाके टैक्सेबल होगा। अब यहाँ क्या है कि ऑब्वियस सी बात है 18% करा रहे हैं तो ज़्यादा करा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी EPF की। यहाँ पे EPF की हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे एम्प्लॉयर ने डिपॉजिट कितना करा है? कंट्रीब्यूशन कितना है? ये हो जाएगा आपका बेसिक प्लस DA, इसका हो जाएगा आपका 18%। जो एम्प्लॉयर है उसने 1,18,000 रुपये आपका डिपॉजिट कराया है, लेकिन एग्जेम्प्ट कितना होगा आपका? एग्जेम्प्ट होगा आपका ये 5,40,000 प्लस यहाँ पे क्या है कि ये 10,000 रुपये पर मंथ जो था आपका DA, लेकिन यहाँ पे इसका रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट कितना है? 30%। तो जो रिटायरमेंट बेनिफिट
का पार्ट है वो सिर्फ 30% होगा 1,20,000 का। तो ये हमारे, और इसका ये 5,76,000 रुपये सैलरी आ गई, और इसका 12% होगा, मैक्सिमम आप 12% दे सकते हैं, तो इतना आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो 69,120 एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो जो टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल ईपीएफ आपका हो जाएगा 49,680 रुपये। ईपीएफ आपको कितना आ गया? 49,680। इसके बाद है मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, cubic capacity of engine exceeds 1.6 liter, provided to Miss Nisha from 1st November 2025, which is used for both official and personal purpose. Repair and running expenses of 50,000 were fully met by Miss Nisha. The motor car was self-driven by the employer. देखिए, अगर क्या होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने किसी एम्प्लॉय को मोटर कार अगर यूज़ करने के लिए देता है, और उस गाड़ी का जो भी एक्सपेंसेस होता है, रनिंग और मेंटेनेंस एक्सपेंस जो एम्प्लॉय खुद कर रहा है, प्लस उसकी क्यूबिक कैपेसिटी जो है अगर 1.6 लीटर से ऊपर होती है, तो उस केस में हम इसको ये टैक्सेबल तो है ही, आपका हर केस में होगा, चाहे 1.6 से कम ही हो या फिर 1.6 से ज़्यादा हो, तो टैक्सेबल तो होगा ही। लेकिन जो टैक्सेबल परक्यूजेट का अमाउंट होगा वो अब वेरी करेगा। अगर 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी से आपका मोटर व्हीकल कम का है तो अलग टैक्स लगेगा, 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी से ज़्यादा का है तो अलग टैक्स लगेगा। यहाँ क्या है कि 1.6 लीटर से ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होता है कि ये फिक्स्ड अमाउंट दिया है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये फिक्स्ड अमाउंट दिया है आपके सैलरी चैप्टर में कि उसको हम 900 रुपीज़ पर मंथ मानेंगे। तो मोटर के केस में क्या होगा कि 900 रुपीज़ पर मंथ मानेंगे। और कितने महीने के लिए दिया है यहाँ पे? आई थिंक नवंबर से था। हाँ, नवंबर। तो नवंबर 1 नवंबर से, यानी पूरा नवंबर ले लेंगे, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, तो 5 मंथ्स का हो जाएगा ये। इसके बाद है द कंपनी पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 18,000 टू इफेक्ट इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ मिस निशा। तो मिस निशा की हेल्थ के लिए कुछ 18,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है उनकी कंपनी ने। तो देखिए, अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपनी किसी एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है उनके बिहाफ पे या उनके हेल्थ वगैरह को सिक्योर वगैरह करने के लिए, तो वो जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का जो अमाउंट होता है वो एम्प्लॉय के हाथ में फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। तो ये जो 18,000 रुपये का अमाउंट है ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा मिस निशा के हैंड्स में। इसके बाद है हर एम्प्लॉयर गेव हिम अ रेंट फ्री अकोमोडेशन इन मुंबई फ्रॉम 1st April 2024, the house was taken on lease by Rose Limited for 12,000 per month. The perquisite value of such accommodation for the previous year 24-25 was 55,000. देखिए, यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जो एम्प्लॉयर है मिस निशा के, उन्होंने अपनी मिस निशा को एक घर दिया है रहने के लिए फ्री में। वो कुछ चार्ज नहीं कर रहे रेंट वगैरह, उन्होंने कहा कि आप फ्री में रहिए ऑफिस की ओर से। तो अब क्या है कि ये भाई जब कुछ रेंट वगैरह चार्ज नहीं कर रहे तो ऑब्वियस सी बात है सैलरी का पार्ट बनेगा। ये एक तरह से आप परक्यूजेट दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन देके। तो इसमें क्या होगा कि रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में हमें परक्यूजेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी देख लेते हैं। हम लिख लेते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन। यहाँ क्या होगा कि जो आपकी सैलरी प्लस डीए, डीए कौन सा, जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला है वो, प्लस बोनस। जब हम रेंट फ्री अकोमोडेशन की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए हमें सैलरी ये लेनी पड़ेगी कि आपका बेसिक सैलरी, डीए जो कि रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड है, प्लस बोनस, इसका 10% ले लेंगे। रेंट फ्री अकोमोडेशन बेसिकली होता क्या है कि सॉरी 10% लिया था मैंने, गलती से 20 ले लिया। हाँ, प्लस जो रेंट आपने दिया है, रेंट हमने कितना दिया है 12,000 पर मंथ। अब इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट कौन सा है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं सैलरी का 10% या एक्चुअल रेंट गिवन, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ पे जैसे कि ये 12,000 रुपये पर मंथ हम रेंट दे रहे थे, तो विच एवर इज लोअर कौन सा है, तो लोअर हो गया आपका 62,100। तो ये जो अमाउंट है ये आपका परक्यूजेट हो जाएगा नॉर्मल केस में एम्प्लॉय के हैंड में। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है
कि यहाँ पर दिया हुआ है कि द परक्यूजेट वैल्यू ऑफ सच एकोमोडेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 वाज 55,000, यानी कि पिछले साल में इस परक्यूजेट की जो वैल्यू थी वो 55,000 थी। और रूल 3 के अकॉर्डिंग अगर जो आपने पिछले साल में जो इसकी परक्यूजेट वैल्यू होती है वो इस साल बढ़ नहीं सकती, वो सेम ही रहेगी, बस उसमें अगर कुछ चेंज आता है तो वो इन्फ्लेशन का चेंज आता है, और इन्फ्लेशन का चेंज हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस केस में क्या करेंगे कि जो लास्ट ईयर था 55,000, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास करंट ईयर का इंडेक्स दिया हुआ है 376, करंट ईयर वाले को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट ईयर वाले को डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा इस केस में, आपका जो रेंट फ्री अकोमोडेशन है उसकी वैल्यू हो जाएगी 56970। ये अमाउंट कभी भी जो 56970 वाला जो कैलकुलेशन दिया है ये कभी भी 62,100 को एक्सीड नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या है कि कंपनी इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ हर डॉटर अब्रॉड इंक्लूडिंग स्टे एक्सपेंस ऑफ 1.5 लाख एज परमिटेड बाय द आरबीआई, प्लस कंपनी आल्सो इनकर्ड एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू फॉरेन ट्रेवल ऑफ फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हर डॉटर 80,000। तो यहाँ क्या है कि जो कंपनी है उसने क्या किया है कि जो मिस निशा है उनकी बेटी के इलाज के लिए तो फॉरेन ट्रेवल यहाँ पे जो था वो सारा एक्सपेंसेस किया, प्लस वहाँ पे जो वहाँ पे इलाज के लिए फॉरेन गई, वहाँ पे रही, ट्रीटमेंट वगैरह कराया, तो सारा ही खर्चा कंपनी ने खुद बियर किया है। तो मैं बता दूँ कि जो फॉरेन ट्रेवल होता है या फिर जो ट्रीटमेंट होता है या फिर स्टे एक्सपेंसेस होते हैं, तो जो भी एम्प्लॉई है यानी कि एसएससी है वो या उसकी फैमिली मेम्बर के लिए अगर कोई एम्प्लॉयर खर्च करता है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, ये टोटली एग्जेम्प्ट है, यानी कि जो 1.5 लाख रुपए और 80,000 है ये आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेंगे। तो जो सैलरी हो गई आपकी वो हो गई 8,16,150 रुपये। अब क्योंकि हम सैलरी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन कौन सा मिलेगा, ऑप्शनल टैक्स रिजीम का। ऑप्शनल टैक्स रिजीम में हमारे पास स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना था 50,000, अगर न्यू टैक्स रिजीम होता तो 75 मिलता, ओल्ड टैक्स रिजीम है तो 50,000 मिलेगा। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा वो हो जाएगा 766,150। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं इसका 7th क्वेश्चन का, 766,150। तो ये हो गया हमारा। बाकी एक बार आप इसको पढ़ भी लीजिएगा अच्छे से, जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका आंसर एक बार खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, मिस्टर बिपुल फर्निश्ड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। मिस्टर बिपुल है जिन्होंने की फॉलोइंग डिटेल्स हमें दी है अपनी इनकम से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में निकालना क्या है बेसिकली हमें, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर बिपुल एज पर ऑप्शनल टैक्स रिजीम, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग हमें इनकी टोटल इनकम निकालनी है, प्लस फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ लॉसेस दैट कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, और जो लॉस ऐसा जो कि हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका लॉस दिया है कितना का अमाउंट, 2,60,000 रुपये। देखिए ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में जो हाउस प्रॉपर्टी की ट्रीटमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सेकंड है इनकम फ्रॉम बिजनेस, सॉरी बिजनेस इनकम, ईयर क्या थी इसकी 8,60,000। इसके बाद है हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसको सीधा STCG लिख लेते हैं। इतने में 800 STCG हो गया। फिर है कार्ड गेम से 1,02,500, कार्ड गेम्स 1,02,500। लेकिन जो भी क्वेश्चन में डिटेल दी है ना आपको इस तरीके से अपनी एग्जाम में जब आप लिखेंगे तो इस तरीके से पहले तो आपको उतार लेना है।
यहाँ पे आपको दो कॉलम बनाने पड़ेंगे, एक तो ये पर्टिकुलर्स तो है ही, इसके अलावा अमाउंट का हो गया जो आपको डिटेल दी है, इसके बाद यहाँ पे आप टैक्सेबल का बना लेंगे। थर्ड दिन की इनकम हो गई हमारी। फिर है लॉस फ्रॉम बैटिंग। अच्छा, बैटिंग का लॉस तो मिलता ही नहीं तो इसको लेंगे ही नहीं। फिर है आपका बैटिंग की कुछ इनकम तो नहीं दी हुई ना, इसमें नीचे चेक कर लूँ एक बार मैं। बैटिंग की कोई इनकम नहीं दी है, सट्टा वट्टा खेलने पे कोई भी गवर्नमेंट आपको बेनिफिट नहीं देती, आपको पता होना चाहिए। फिर है एक्सपेंस ऑन लॉटरी इनकम, इसको छोड़ो। इनकम फ्रॉम लॉटरी इनकम, हाँ ये देखने वाली चीज़ है। अब है लॉटरी इनकम की, लॉटरी इनकम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 38,500 नेट ऑफ टीडीएस। देखिए जो लॉटरी इनकम होती है इस पे ग्रॉस इनकम पे टैक्स लगता है, मैं आपको बता दूं, जो टीडीएस कटता है। अब यहाँ पे जो इनकम हमें हमारे पास आई है ये टीडीएस कटने के बाद आई है, और जो टैक्स लगता है वो हमेशा ग्रॉस इनकम पे लगता है। अब ये जो आपका है, अब लॉटरी इनकम पे हमारा टीडीएस कितना है तो वो मैं आपको बताता हूँ, 30% होता है। जो इस तरह की कोई भी इनकम होती है उस पर 30% का टीडीएस कटता है फ्लैट रेट पे। अब ये जो हमारे पास फिगर आई है 30% कट के आई है, यानी कि ये कितना है, यानी कि ये जो फिगर है ये 70% है, तो 100% क्या हो जाएगा आपका 55,000। तो जो टैक्स लगेगा और जो इनकम होगी ये दोनों 55,000 पे ही होगा। इसके अलावा एक्सपेंस दिया है तो लॉटरी इनकम पे बता दूं कि इस तरह की इनकम पे जो भी हम एक्सपेंस वगैरह करते हैं तो उसका बेनिफिट हमें नहीं मिलता है, ठीक है। फिर है लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग कैमल रेस। ये 20,000 का लॉस हमें मिल जाएगा, कौन से हेड से, पीजीबीपी हेड से। लॉस, ये 20,000 का हमें बेनिफिट मिल जाएगा। फिर इसके बाद है इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। यहाँ पे इनकम कितनी हो गई हमारी, 97,800। इसके बाद हमारा LTCG है 25,000। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है कि इनकम फ्रॉम माइनर डॉटर रिया फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर टेलीविजन सीरीज। देखिए अभी क्या होता है कि नॉर्मली जो माइनर चाइल्ड की इनकम होती है वो उनके पेरेंट्स के हाथ में जाके टैक्सेबल होती है, ठीक है, ये चीज़ को पता है। लेकिन क्या है कि कुछ इसके एक्सेप्शन होते हैं, जिसमें से कि एक एक्सेप्शन ऐसा है कि अगर जो चाइल्ड है, जो बच्चा है जिसकी इनकम है, अगर उसने अपने कुछ टैलेंट के दम पे, ठीक है, अगर उसने अपने टैलेंट के दम पे कुछ इनकम कमाया है तो वो जो इनकम है वो पेरेंट्स के हैंड में जाके टैक्सेबल कभी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, स्क्रिप्ट राइटिंग बच्चे ने खुद की है, जो छोटे बच्चे एरिया उसने खुद की है फॉर टेलीविजन सीरीज, तो ये जो इनकम है 15,000 की, ये आपका मिस्टर विपुल के हैंड्स में जाके टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लबिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। फिर लास्ट पॉइंट है कि इंटरेस्ट इनकम ऑफ माइनर सन सौरभ हु सफर्स फ्रॉम डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 80U। अब देखिए यहाँ पे जो मिस्टर सौरभ है, ठीक है, जो इनका मिस्टर विपुल का जो छोटा बेटा है सौरभ, उसकी जो इनकम है ना वो खुद की दम से कमाई हुई इनकम नहीं है। वो नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये इनकम जो है 2.5 लाख की, ये आपका मिस्टर विपुल के हेड्स में जाके टैक्सेबल हो जाती है, क्योंकि ऊपर जो रिया की इनकम है वो खुद से कमाई हुई इनकम है, वो अपने टैलेंट के दम पे कमाई गई इनकम है। लेकिन जो नीचे वाली इनकम है वो सौरभ ने अपने टैलेंट के दम पे नहीं कमाई। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मिस्टर सौरभ जो है वो डिसेबिलिटी से अ, वो कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, प्लस ये जो सेक्शन 80U है, जो सेक्शन 80U में डिसेबिलिटी है उसमें डिफाइन की हुई है, डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, तो जो इनकी इनकम भी होगी इसको भी हम कभी भी इनके पेरेंट्स के हैंड में टैक्सेबल नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो जो इनकम थी वो इतनी थी, एक बार देख लेते हैं कितना हो जाएगा। हम्म, तो जो लॉस होगा आपका, ये लॉस है, इसको नेगेटिव कर देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो करंट ईयर में आप सिर्फ 2 लाख तक ही एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जैसे पता होगा क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम है।
अगर न्यू टैक्स रिजीम होता तो फिर तो 1 रुपये भी नहीं कर सकते थे आप, लेकिन क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम है तो यहाँ पे आप 2 लाख रुपए तक का ही एडजस्ट कर सकते हैं, प्लस जो बाकी का 60,000 है ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैरी फॉरवर्ड भी हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में कि कितना होगा, तो बाकी का जो 60,000 है आपका ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके अलावा जो बिजनेस इनकम होगी आपकी ये हो जाएगी दिस माइनस दिस। STCG कार्ड गेम ये पूरा आ गया आपका, ये हो गई हमारी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम इतनी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में कुछ और भी दिया हुआ है क्या। यहाँ पे लिखा है कि फॉलोइंग आर द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस परटेनिंग टू AY 14-15। अभी जो हम टैक्स निकाल रहे हैं ये कौन से ईयर का निकाल रहे हैं, ये आई थिंक 26-27 असेसमेंट का निकाल रहे हैं, हाँ असेसमेंट ईयर 26-27 का निकाल रहे हैं, प्रीवियस ईयर 25-26 का। तो देखिए जो लॉस होता है हम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सिर्फ 8 साल तक। तो 15 से 8 साल कब कंप्लीट हो गए होंगे, 2023 असेसमेंट ईयर में कंप्लीट हो गए होंगे। तो ये जो है आपका डेड लॉस है, इस लॉस को दिखाकर कोई फायदा नहीं, ना इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, ये असेसमेंट ईयर 18 में था तो 8 साल वहाँ से कम देंगे, असेसमेंट ईयर 2026, तो इसका मिलेगा क्या, 1 मिनट, अच्छा इसका भी नहीं मिलेगा। 25-26 प्रीवियस ईयर है यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 है, तो ये भी आपका डेड लॉस हो गया, इसका बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। हाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा 90,200 का, क्योंकि इसका लास्ट ईयर है 19 में है तो 27 तक, क्योंकि करंट ईयर आपका जो करंट असेसमेंट ईयर है वो आपका 2026-27 चल रहा है, तो इसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। कितना था अमाउंट इसका, 90,200, तो 90,200 का बेनिफिट जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और तो कुछ बचा नहीं मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई हमारी 10,29,900 रुपये, प्लस जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो 60,000 हो जाएगा। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 10,29,900, ठीक है, ये 10,29,900 ठीक है ठीक है। कैरी फॉरवर्ड भी देख लो, कैरी फॉरवर्ड 60,000, कैरी फॉरवर्ड 60,000। तो इसी के साथ हमारा जो 8th क्वेश्चन था RTP का वो भी सॉल्व हो गया है, ये भी खत्म होता है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की। Examine the applicability and determine the amount of tax deduction collection at source as per the Income Tax Act 1961 for AY 26-27। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो केस दिए हुए हैं, केस 1 और केस 2, और इनमें हमें बताना है कि किस ट्रांजेक्शन पे कितना TDS या TCS कटेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट है हमारे पास कि ABC लिमिटेड सेल्स अ फ्लैट टू मिस्टर जतिन 447 lakhs ऑन 15 मई 2025। 15 मई को ABC लिमिटेड ने मिस्टर जतिन को फ्लैट सेल किया है 47 लाख का, यानी कि ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी का केस है। यहाँ पे आपका सेक्शन 194 IA अप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 194 IA क्या कहता है कि अगर आपकी सेल वैल्यू जो है वो या तो सेल वैल्यू या आपका जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है वो अगर 50 लाख से एक्सीड करता है तो जो टोटल अमाउंट होगा उस पे जो सेलर होगा, सॉरी परचेजर, जो परचेजर होगा वो आपका 1% वो काटेगा, TDS काटेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि जो कंसिडरेशन है ये सिर्फ 47 लाख दिया है तो नॉर्मली इस पे एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आगे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि in addition the agreement to sell provides that in addition Mr. Jatin has to pay maintenance charges। देखिए अगर नॉर्मली मेंटेनेंस चार्ज वगैरह तो अपना चलता ही रहता है, लेकिन अगर आपने एट द टाइम ऑफ परचेज कोई एग्रीमेंट किया है और उसमें ये चीज़ मेंशन है तो वो भी आपका कंसिडरेशन का पार्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे 10,000 इंटू में 24 यानी कि आपका कितना हो गया, 2,40,000 हो गया। हाँ 2,40,000 हो गया, तो ये 2,40,000 ये हो गया, और फिर 3 लाख फॉर कार पार्किंग एंड 1 लाख फॉर मेंबरशिप फीस। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 48 लाख। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐड करूँ, मैं यहाँ पे 47 लाख लिखूँ पहले, 47 लाख ये हो गया,
फिर देखिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो 50 लाख से कम है तो इसको तो इग्नोर ही कीजिए। फिर है 10,000 इंटू में 24 इंटू में 24, ठीक है। फिर है हमारे पास 3 लाख कार पार्किंग और 1 लाख क्लब मेंबरशिप फीस। 3 लाख ये और 1 लाख ये। यहाँ पे हमारा कंसिडरेशन कितना हो गया, टोटल कंसिडरेशन 53,40,000 और हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था 48 लाख। अब इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, ये 5340। तो पहले तो हमें देखना है कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, उसके बाद देखना है कि जो भी ज़्यादा वाला है वो 50 लाख से एक्सीड करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पे ये 50 लाख से एक्सीड करता है तो इसका 1% जो होगा हम 194 आईए में टीडीएस काट लेंगे, तो 53,400 का आपका टीडीएस कटेगा। पहले पार्ट में तो इतना ही था, आंसर एक ही साथ देख लेंगे दोनों पार्ट का। सेकेंड है हमारा, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड grants a lease of coal mine to Messrs XYZ Limited on 1st May 2025 and charges 7 crore for the lease। देखिए जैसा आपको पता है कि झारखंड में काफ़ी कोल माइंस वगैरह होती हैं, तो वहाँ क्या है कि जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है उसने एक कंपनी XYZ लिमिटेड को 7 करोड़ में एक लीज माइन थी, कोल माइन थी सॉरी, वो लीज पे दी 7 करोड़ के लीज पे। अब क्या होता है कि जब भी आप किसी कंपनी को या किसी भी एंटिटी को जो ये कोल माइन होता है वो लीज पे देते हैं तो उस पे क्या है 2% का टीसीएस अप्लीकेबल है, यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो ये जो 7 करोड़ का कंसिडरेशन तो एम एक्स मैसर्स XYZ लिमिटेड पे करेगा ही झारखंड गवर्नमेंट को, लेकिन उसके साथ इसको 2% का टीसीएस भी पे करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि बाद में अपनी आईटीआर में क्लेम कर लेगा, उसका बेनिफिट उसे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2% का टीसीएस अप्लीकेबल होगा और वो XYZ लिमिटेड को पे करना पड़ेगा टू द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। इसके बाद क्या है कि मैसर्स XYZ लिमिटेड सोल्ड कोल फॉर 2 करोड़ टू मैसर्स LMN, a public sector company, during the previous year 25-26. The turnover of XYZ Limited and Messrs LMN PSU for the FY amounted to 5.5 crore and 11 crore respectively। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी हम कोल माइन वगैरह होता है इसको सोल्ड करते हैं, कोल वगैरह सॉरी कोल सोल्ड करते हैं जो ये होता है, तो इसमें क्या होता है कि कोल को सोल्ड करने पे 1% का टीसीएस अप्लीकेबल होता है। क्या अप्लीकेबल होता है, 1% ऑफ टीसीएस। यहाँ 2% नहीं है, यहाँ सीधा सिंगल परसेंट है। लेकिन जो टीसीएस आप कलेक्ट करते हैं, जो टीसीएस आप डिडक्ट करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर कंपनी से होता है, पब्लिक सेक्टर कंपनी से आप टीसीएस कलेक्ट नहीं कर सकते। ये एक एक्सेप्शन है। नॉर्मली क्या होता है, अगर यहाँ पे लिखा होता कि मैसर्स XYZ लिमिटेड सोल्ड कोल टू मैसर्स LMN अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, तो इस 2 करोड़ पे आपको 1% टीसीएस अप्लीकेबल होता, वो आप कलेक्ट करते हैं XYZ लिमिटेड। लेकिन क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो टीसीएस का कॉन्सेप्ट है वो अप्लीकेबल नहीं होगा। और क्या होता है कि अगर टीसीएस अप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा कि अब मैसर्स LMN जो है इसका जो टर्नओवर है ये आपका 10 करोड़ से ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि टीसीएस तो नहीं कटेगा लेकिन यहाँ पे टीडीएस का कॉन्सेप्ट अप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे टीडीएस का कॉन्सेप्ट कौन सा सेक्शन लगेगा, यहाँ पे 194Q। देखिए टीसीएस क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि LMN जो है ये आपका पब्लिक सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर कंपनी पे आपका टीसीएस अप्लीकेबल नहीं होता। तो अगर यहाँ पे क्या है कि XYZ लिमिटेड ने 2 करोड़ का जो कोल है वो सोल्ड किया था, तो अब अगर टीसीएस अप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या अप्लीकेबल हो जाएगा, टीडीएस। टीडीएस का सेक्शन 194Q अप्लीकेबल हो जाएगा। और 194Q कहता है, क्यों क्या कहता है कि अगर 50 लाख से ऊपर का आपका कंसिडरेशन है तो जितना भी एक्सेस अमाउंट है, जो जितना भी एक्सेस अमाउंट है उस पर आपका 0.1% ऑफ टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पर क्या है कि अब टीसीएस तो काटा नहीं है XYZ लिमिटेड ने, तो यहाँ पर जो मैसर्स LMN है ये आपका टीडीएस काटेंगे। और टीडीएस कितने पे कटेगा, यहाँ पे आपका देखिए 2 करोड़ का अमाउंट है, 2 करोड़ का कंसिडरेशन है। अब जो 194Q है वो कहता है कि देखिए 50 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन जो 50 लाख से एक्सेस अमाउंट है यानी कि 1.5 करोड़, इस पे आपका 0.1% आपका, ये क्या कर दिया मैंने,
0.1% आपका ये कट जाएगा, हाँ TDS कट जाएगा 0.1%, यानी कि 15,000 रुपये हमारा TDS कट जाएगा यहाँ पे। तो TCS कितना कटा फर्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा इसमें भी TDS ही था, इसमें हमारा 53,400 TDS कटा था 194A में, और सेकंड में क्या था कि यहाँ पे 14 लाख TCS काटा स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने, और उसके बाद TDS काटा है LMN ने आपका 15,000 रुपये का। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। ये तो यही दिख गया है 53,400 हमारा, ये ठीक है। और सेकंड का क्या है कि यहाँ पे 14 लाख TCS कलेक्ट करेगा, जो झारखंड स्टेट गवर्नमेंट है वो कलेक्ट कर लेगा 14 लाख का। इसके बाद आपका यहाँ पे TDS हो जाएगा 15,000 रुपये। एक बार जो आंसर्स होते हैं ना ये RTP के, तो ये एक बार क्या होगा कि लैंग्वेज वगैरह भी आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर ये लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे एग्ज़ाम में तो आपके मार्क्स बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं।